नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द नॉलेज प्लाजा में। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारा सुपर 20 बैच तो चल ही रहा है और इसमें जो है आपके लिए क्या किया जा रहा है, आपके लिए जो है कम से कम 20 बच्चों का सिलेक्शन कराने का टारगेट है और आप लोगों की ऐसी संख्या बनी रहती है तो हमें लग रहा है कि हमारा जो है टारगेट कहीं टूट ना जाए। जो हमने आपसे उम्मीद की है वो और भी बढ़ सकता है। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही जुड़े रहेंगे, यहाँ पे बहुत सारा कंटेंट आपको मिलता है। तो आज किसके क्वेश्चन होंगे, तो जीएस के क्वेश्चन होंगे और आपके किसके क्वेश्चन होंगे, तो केमिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, बहुत लोग हमसे नए जुड़ते हैं तो वो लोग परेशान नहीं होंगे। ठीक है, जो लोग नए जुड़ते हैं तो वो लोग परेशान नहीं होंगे। यहाँ पे वो लोग क्या करेंगे, जितना आप जैसे आज कोई स्टूडेंट जुड़ा है तो आज से आप लोग कंटिन्यू करिए। ठीक है, और पीछे का जितना आपका छूट गया है वो हम लोग आपको कवर करा देंगे जब तक आपका पेपर हो जाएगा। जब तक आपका पेपर नहीं होगा तब तक, ठीक है, पेपर हो जाएगा तब कवर कराने की कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, इसलिए पेपर से पहले ही आपका सब कुछ कवर करा दिया जाएगा। लेकिन आप लोग आज से कंटिन्यू करिए और पीछे का जो हमारा 7500 क्वेश्चन की सीरीज है उसमें एक एक वीडियो देखते रहिए। ठीक है, पीडीएफ के लिए परेशान नहीं होंगे क्योंकि इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो हम किसी दिन, मतलब संडे को, किसी भी दिन जिस दिन टाइम मिल गया, 5 से 6 घंटे की क्लास लेकर के, और उसमें जो स्टूडेंट प्रेजेंट रहेंगे उनको वो पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, और सुपर 20 बैच की जितने भी आपकी क्लासेस छूट गई हैं तो उसके भी जितने भी क्वेश्चन हो गए हैं वो भी किसी दिन ऐसे ही 5-6 घंटे की क्लास लेकर के और आपके लिए ख़त्म कर दिया जाएगा। वो भी मतलब आप लोग परेशान नहीं होंगे। ठीक है, चैनल पे तो आपको बहुत कुछ मिल गया होगा अभी तक, क्योंकि मॉडल पेपर भी हम लोग करा चुके हैं, 7500 क्वेश्चन की सीरीज़ भी करा चुके हैं, सुपर 20 बैच भी हम लोग करा रहे हैं। तो चैनल पे तो बहुत कुछ आपका मिल गया है। ठीक है, जो लोग शुरुआत से जुड़े हैं उनको तो फ़ायदा होगा ही, लेकिन आप लोग अगर लास्ट में जुड़े हैं तो आप लोग घबराएँगे नहीं, आपके लिए भी वो मेहनत हम करेंगे। उसमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो 5-6 घंटे की क्लास लेकर के और उनको आपके पास सेंड कर देंगे जो लोग क्लास में रहेंगे उसमें। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का प्रथम डिजिटल राज्य कौन सा है। ये सभी क्वेश्चन जो जीएस के क्वेश्चन हैं, ये सभी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। ठीक है, तो वही क्वेश्चन हमने आज रखे हैं जो आपके पूछे गए हैं। ठीक है, जीएस के भी और आपके किसके, केमिस्ट्री के भी पूछे हुए क्वेश्चन आज हमने रखे हैं। ठीक है, तो आप लोग कह सकते हैं ये मॉडल पेपर है आपका। आपके इसमें कितने क्वेश्चन हैं, तो इस पूरी पीडीएफ में आपके 70 क्वेश्चन हैं, लेकिन जो है आपके आप लोग आगे खुद देख लेंगे। इसमें देखिए, भारत का प्रथम डिजिटल राज्य कौन सा है, तो केरल भारत का प्रथम डिजिटल राज्य है। अगला क्वेश्चन, आज सभी लोग कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे क्योंकि एक एक, जैसे अभी ग्रह के बारे में बात आ गई तो ग्रह के बारे में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम आपको सभी कराएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से कॉपी पेन निकाल लीजिए जिससे कि आपको ये नहीं कहना पड़े। डेली आप बोलते हैं कि कल आप बोल रहे थे आप में से कोई कि आज सर फास्ट क्यों करा रहे हैं, तो फास्ट आप लोगों को ग्रुप में सूचित कर दिया जाता है ना पहले से ही कि आज क्या होगा क्या नहीं होगा। आज हमने पहले ही ग्रुप में बता दिया था कि आज क्लास जो है वो थोड़ी लेट होगी और उसमें क्या होगा, जितने भी आपके जो टॉपिक हैं वो सब कवर कराए जाएंगे। तो कॉपी पेन लेकर के सभी लोग आएंगे। ठीक है, तो अब सभी लोगों ने कॉपी पेन निकाल लिया होगा। अब सबसे, ये तो सब लोगों को पता है, सब जो सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह है वो कौन सा है, शुक्र ग्रह है। ठीक है, अब जो ग्रहों से संबंधित और क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं वो आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है, सबसे पहले सभी लोग लिख लेंगे ना, सभी लोग लिखते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोग कहते हैं फिर कि लिख नहीं पाए, इसलिए सभी लोग लिखते रहेंगे। कुल ग्रह कितने हैं, तो कुल ग्रह हमारे 8 हैं। ठीक है, कुल ग्रह कितने हैं ऐसे लिख लीजिए आप लोग, कुल और ग्रह। इंग्लिश मीडियम वाले भी जुड़े हैं हमसे, तो ये जो जीएस है वो सबके लिए सेम रहता है। ठीक है, आप लोग सुन लेंगे यहाँ पे जो पीसीबी और पीसीएम वाले स्टूडेंट हैं, पीसीबी और पीसीएम वाले स्टूडेंट जो हैं और पीएजी वाले स्टूडेंट, इनका सबका जो है वो जीएस सेम रहता है और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बॉटनी, मैथ ये सब अलग अलग रहता है। ठीक है, तो ये जो सीरीज चल रही है ये पीएजी ग्रुप वालों के लिए चल रही है, लेकिन आप जो है इसमें जो शाम को क्लास होती है ना, तो जो आपका जीएस का क्वेश्चन हम कवर कराते हैं वो सभी के लिए है। ठीक है, और बाकी का जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का क्वेश्चन कराते हैं वो जो है वो पीएजी लेवल का ही होता है। लेकिन जो पीसीएम वाले और पीसीबी वाले हैं ना, जो पीएजी लेवल का ही क्वेश्चन हम लोग कराते हैं, लेकिन जो पीसीएम और पीसीबी वाले जो स्टूडेंट हैं वो उसमें क्लास में रह करके उसका रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके में भी सिलेबस में वही टॉपिक हैं और पीएजी वाले में भी वही टॉपिक हैं, क्योंकि आपका जो है वो
थोड़ा पेपर टफ आ जाता है पीएजी को देख करके, ठीक है। तो हम लोग जो है वो पीएजी लेवल की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कराते हैं, इसका थोड़ा ऊपर ही लेवल रखते हैं, नीचे इसका लेवल नहीं रखते हैं। तो आप लोग चाहें तो प्रैक्टिस करने डेली यहाँ पे क्लास में आ सकते हैं। वैसे आप लोग जीएस की तो प्रैक्टिस कर ही रहे हैं यहाँ से। चलिए यहाँ पे नोट करिए, ग्रह से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं। टोटल ग्रह आपके कितने हो गए? 8 ग्रह हो गए, ठीक है। टोटल ग्रह कितने हो गए? 8 ग्रह हो गए। अगला क्वेश्चन नोट करेंगे। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि ग्रहों की गति से संबंधित नियम किसने दिए हैं। टोटल जो प्लैनेट की संख्या है वो 8 है, ठीक है। और ग्रहों की गति से, नोट करते रहिए, ग्रहों की गति से संबंधित नियम किसने दिए हैं? ग्रहों की गति से संबंधित नियम किसने दिए हैं? ग्रहों की गति से संबंधित नियम किसने दिए हैं? तो नोट कर लेंगे आप लोग किसने दिए हैं? केपलर ने, ठीक है। केपलर ने ये दिए हैं। अगला क्वेश्चन नोट करेंगे आप लोग, ग्रहों से संबंधित टोटल जो है आपके 8 ग्रह हैं। 8 कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। एक बार और नोट करवा चुके हैं, तो आप लोग नहीं अगर नोट किए हैं तो नोट कर लेंगे। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो लिख लेंगे मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है। अब इसमें से और क्या पूछा जा सकता है कि आपके कौन से ग्रह ऐसे हैं जो 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं यहाँ पे कि पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर कैसे लगाती है, पूरब से पश्चिम की तरफ। यहाँ पे नोट करिए, क्योंकि सभी क्वेश्चन इसी जो हम सुपर 20 बैच चला रहे हैं ना, तो इसी में से हमें फंसाना है, क्योंकि आपके पास समय कम है, इसलिए आप लोग थ्योरी की क्लासेस भी यहीं से कवर करेंगे, ठीक है। जैसे अब ग्रह से संबंधित आपके क्वेश्चन आ गए, तो ग्रह से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो हम आपको यहीं पे सब कवर कराएंगे, ठीक है। आपके लिए टाइम कम है तो आप लोग थोड़ी मेहनत एक्स्ट्रा करेंगे। आप लोग लेट आए हैं चैनल पर, तो थोड़ी मेहनत जो है वो एक्स्ट्रा कर लेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ कैसे चक्कर लगाती है। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ कैसे चक्कर लगाती है। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ कैसे चक्कर लगाती है, तो आप लोग नोट कर लेंगे किस दिशा में चक्कर लगाती है। पश्चिम से पूरब की तरफ, ठीक है। पश्चिम से पूरब की तरफ। पश्चिम से किधर लगाती है? पूरब से, ठीक है। मतलब पश्चिम से पूरब की तरफ लगाती है। जैसे आप लोगों को पता है ना, ये आपका ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ठीक है। तो पश्चिम से पूरब की तरफ मतलब इधर से, और ये इधर चक्कर लगाती है। मतलब कैसे घूमती है ये? जैसे घड़ी की सुई घूमती है ना, ऐसे ही घूमती है ये, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नोट करके लिख लेंगे, एक चीज़ नोट करके लिख लेंगे यहाँ पे, नोट करके, और एक चीज़ लिख लेंगे जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इम्पोर्टेंट चीज़ है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो लिख लेंगे यहाँ पे। केवल शुक्र और अरुण सूर्य की परिक्रमा पूरब से पश्चिम की तरफ लगाते हैं। केवल, नोट करिए, केवल शुक्र, इंग्लिश मीडियम वालों को भी अभी बताएंगे, केवल शुक्र और अरुण, ठीक है। शुक्र और अरुण, ठीक है। केवल शुक्र और अरुण सूर्य की परिक्रमा लिखते चलिए सभी लोग साथ साथ। केवल शुक्र और अरुण सूर्य की परिक्रमा किधर से किधर लगाते हैं? तो पूरब से पश्चिम की तरफ, ठीक है। पूरब से पश्चिम की तरफ लगाते हैं, ठीक है। हमने क्या बोल दिया आपको? हमने क्या बोल दिया? केवल शुक्र और अरुण सूर्य की परिक्रमा पूरब से पश्चिम की दिशा में लगाते हैं, ठीक है। केवल जो आपका क्या बोला हमने? शुक्र और अरुण, ठीक है। और बाकी के कोई भी पूछ लिए जाएं कि ये परिक्रमा कैसे लगाते हैं, जैसे मंगल पूछ लिया जाए तो वो भी कैसे लगाएगा? पश्चिम से पूरब की तरफ। केवल 2 ही हैं ऐसे जो पूरब के पश्चिम की तरफ परिक्रमा लगाते हैं। वो कौन से हैं? तो आपके ये हो जाएंगे, ठीक है। और चलिए अगला क्वेश्चन इसमें क्या हो सकता है? सबसे, अब जो है एक क्वेश्चन और नोट करेंगे, सबसे छोटा ग्रह, ठीक है। सबसे छोटा ग्रह 1 घंटे की क्लास होगी आज, ठीक है। सबसे छोटा ग्रह जो लास्ट तक क्लास में रहेगा उसी को PDF मिलेगी, ये भी आप लोग जान लेंगे। सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है? तो बुध होता है, ठीक है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है? तो बुध होता है। बुध को हम लोग
क्या बोलते हैं, मरकरी। ठीक है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है, तो मरकरी होता है। नोट कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन नोट करेंगे, सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह। जितने भी ग्रह से पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन वो सब यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। सबसे बड़ा ग्रह क्या है, तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति। नोट करते रहिए साथ साथ। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति है। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो जुपिटर बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले भी जुड़े हैं तो वो लोग लिख लेंगे यहाँ पे जुपिटर। अगला क्वेश्चन नोट कर लेंगे आप लोग, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। सूर्य का सर्वाधिक, सूर्य के सर्वाधिक निकटतम ग्रह, सूर्य के सर्वाधिक निकटतम ग्रह, निकटतम ग्रह कौन सा है, तो ये आप लोग नोट कर लेंगे। निकटतम ग्रह कौन सा है, सूर्य के सर्वाधिक निकटतम ग्रह कौन सा है, तो बुध। ठीक है, मरकरी। नोट करते रहिए आप लोग, सभी क्वेश्चन आपके यहीं से फंसेंगे पूरे जीएस के, केवल आप लोग नोट करते रहिए। ठीक है, 1 घंटे का समय देंगे आज आप लोग। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। हमने क्या बोला, सबसे छोटा ग्रह आपका बुध हो गया, सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति हो गया। सबसे सूर्य से सर्वाधिक निकटतम ग्रह कौन सा हो गया, बुध हो गया। और पृथ्वी से सर्वाधिक निकटतम, यहाँ पे नोट कर लेंगे सही से, पृथ्वी से सर्वाधिक निकटतम। दोनों पूछ लेता है कि सूर्य के सर्वाधिक निकटतम ग्रह कौन सा है, तो बुध है। लेकिन पृथ्वी से सर्वाधिक निकटतम ग्रह कौन सा है, पृथ्वी से सर्वाधिक, लिखते रहिए, पृथ्वी से सर्वाधिक निकटतम ग्रह। इंग्लिश मीडियम वाले इतना तो समझ रहे होंगे ना, समझ रहे होंगे हमारे हिसाब से। पृथ्वी से सर्वाधिक निकटतम ग्रह कौन सा है, मतलब सबसे पास पृथ्वी से कौन सा ग्रह है, तो वो आप लोग लिख लेंगे। सब सर्वाधिक निकटतम कौन सा है, शुक्र है। ठीक है, शुक्र ग्रह है। ठीक है, शुक्र ग्रह है। अगला क्वेश्चन लिख लेंगे आप लोग, सबसे गर्म ग्रह। शुक्र ग्रह ही आपका सर्वाधिक गर्म ग्रह होता है। सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है, सर्वाधिक गर्म ग्रह, सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है, तो वो भी शुक्र है आपका। ठीक है, सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है, शुक्र है। और सर्वाधिक चमकीला ग्रह, सर्वाधिक चमकीला ग्रह, यहाँ पे सर्वाधिक गर्म लिख लिए ना, अब सर्वाधिक ठंडा भी लिख लें आप लोग। सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन सा हो जाएगा, जो सबसे लास्ट में होगा वो सर्वाधिक ठंडा ग्रह हो जाएगा। मतलब वरुण आपका सर्वाधिक ठंडा ग्रह होता है। वरुण को हम लोग क्या बोलते हैं, नेपच्यून। ठीक है, अब एक क्वेश्चन नोट करेंगे, सर्वाधिक चमकीला ग्रह, ये तो हमने आपको बता दिया, शुक्र होता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन नोट कर लेंगे, लाल ग्रह किसे कहते हैं, तो मंगल को कहते हैं। लाल ग्रह किसे कहते हैं, मंगल को कहते हैं। मंगल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मार्स। ठीक है, नीला ग्रह किसे कहते हैं, तो अर्थ को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें, क्यों कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नीला ग्रह किसे कहते हैं, पृथ्वी को। लेकिन क्यों कहते हैं, क्योंकि जो पृथ्वी पर पानी उपस्थित है इसलिए। ठीक है, पानी जो है वो उपस्थित है इसलिए। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा उपग्रह, सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, नोट करिए। सबसे बड़ा उपग्रह, सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है आपका, सबसे बड़ा उपग्रह आपका हो जाएगा गैनीमीड। ठीक है, गैनीमीड, गैनीमीड। अब सबसे छोटा उपग्रह आपसे पूछ लिया जाए तो सबसे छोटा उपग्रह कौन सा हो जाएगा, डेमोस। ठीक है, डेमोस, MOSDEMOS। ठीक है, डेमोस। और इसमें क्या पूछा जा सकता है कि सूर्य से सर्वाधिक दूर ग्रह कौन सा है, तो वो वरुण हो जाएगा। आपसे पूछा जा सकता है सांझ या भोर का तारा, सांझ या भोर का तारा। ठीक है, सांझ या भोर का तारा, मतलब मॉर्निंग स्टार। ठीक है, मॉर्निंग स्टार किसको बोलते हैं हम लोग, तो वो शुक्र को ही बोलते हैं। ठीक है, शुक्र को ही बोला जाता है। शुक्र को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वीनस। ठीक है, मरकरी, वीनस इसको बोलते हैं। ठीक है, वीनस आपका ये हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछ लिया जाए कि शाइनिंग स्टार किसको बोलते हैं, शाइनिंग स्टार, तो शाइनिंग स्टार भी आपका वीनस हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी की बहन किसको बोलते हैं, पृथ्वी की, जो पृथ्वी ग्रह है ना, पृथ्वी की बहन किसको बोलते हैं, सिस्टर ऑफ अर्थ, तो किसको बोलते हैं हम लोग, शुक्र को ही बोलते हैं। ठीक है, शुक्र को ही बोलते हैं, वीनस। ठीक है, VENUS। अगला क्वेश्चन आप लोग, इसमें 1-2 क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट हैं, 2 क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट हैं। सर्वाधिक चमकीला तारा आपसे पूछ लिया जाए, सर्वाधिक चमकीला तारा। ठीक है, यहाँ पे सर्वाधिक चमकीला ग्रह था, अब यहाँ पे तारा अगर पूछ लिया जाए सर्वाधिक चमकीला तारा, तो साइरस हो जाएगा। ठीक है, साइरस। एक क्वेश्चन क्या है, सौरमंडल का
सबसे नज़दीक तारा, ये नहीं आपका इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे अब आप लोग। आपसे क्या पूछा गया था, सर्वाधिक चमकीला ग्रह क्या है, तो शुक्र है। शुक्र को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पृथ्वी की बहन बोल देते हैं, ठीक है। शुक्र को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पृथ्वी की बहन बोल देते हैं। और आपसे पूछ लिया जाए इसमें जो है पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह यही होता है, और इसे सांझ या भोर का तारा भी कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो पंचायती राज दिवस आपका 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, IPL T20 का प्रथम आयोजन कब हुआ था, IPL T20 का प्रथम आयोजन कब हुआ था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि IPL आपका शुरू होने वाला है। कुछ IPL जो है अभी चल रहा था वो बीच में ही बंद कर दिया गया था कोरोना की वजह से। तो IPL T20 का प्रथम जो आयोजन हुआ था वो 2008 में हुआ था, जिसको कौन जीता था, तो इसकी जो जीतने वाली टीम थी वो राजस्थान रॉयल्स थी, ठीक है। राजस्थान रॉयल्स, ठीक है, नोट कर लेंगे आप लोग। राजस्थान रॉयल्स इसकी जो जीतने वाली टीम थी वो हो जाएगी, ठीक है। और जो अभी 2020 में जो IPL हुआ था, क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि क्रिकेट से भी रिलेटेड एक क्वेश्चन होता है, 2020 में कौन सा IPL हुआ है, तो IPL 13 2020 में हुआ है, ठीक है। IPL का 13वां सीजन 2020 में हुआ था, जिसका चैंपियन कौन था, IPL 13, ठीक है। क्वेश्चन नोट करेंगे, IPL 13 का चैंपियन कौन था, IPL 13 का चैंपियन, IPL 13 का विजेता कौन था, यानी चैंपियन कौन था, तो चेन्नई सुपर किंग, ठीक है। चेन्नई सुपर किंग्स, सभी लोग देखते होंगे IPL वगैरह, तो लिख लेंगे आप लोग चेन्नई सुपर किंग्स। और इसने किसको हराया था, तो आपका सनराइजर्स हैदराबाद, ठीक है। सनराइजर्स हैदराबाद लिख लेंगे आप लोग, सनराइजर्स हैदराबाद को इसने हराया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे, एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध नेशनल पार्क से भी क्वेश्चन आते हैं। तो एक सींग वाले गैंडे जो गैंडा होता है उसके लिए प्रसिद्ध नेशनल पार्क कौन सा है। सभी लोग अगर क्लास अच्छी लग रही है, आपको जानकारी कुछ हो रही है क्लास से, तो इसको लाइक कर देंगे, ठीक है। और अपने दोस्तों तक भी आप लोग शेयर कर दीजिए, जो भी अभी क्लास में आ नहीं पाएँ वो क्लास में आ जाएँ, ठीक है। क्योंकि GS वगैरह और ये सभी क्वेश्चन जैसे हम आपको करा रहे हैं वो कहीं पर आपको मिलेंगे नहीं, तो आप लोग इसको देख लेंगे और अपने दोस्तों तक शेयर कर देंगे इसको ज़रूर, ठीक है। क्योंकि आप लोग समझते ही हैं, एक सींग वाला जो गैंडा होता है उसके लिए प्रसिद्ध नेशनल पार्क कौन सा है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क इसके लिए प्रसिद्ध है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये असम में स्थित है, ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, तो असम में स्थित है। ये जो हम आपको ज़रूरी जानकारी देते हैं ना इसमें, तो वो आप लोग 100% उसको लिखा करिए, ठीक है। अगर आप लोग इसको लिखेंगे नहीं तो आप लोग और दूसरे लोगों से आगे कैसे जाएंगे, ठीक है। क्योंकि हम भी यहाँ पे पढ़ा रहे हैं ना, 60-65 लोग यहाँ पे तो डेली आ जाते हैं, तो उनमें से जो है वो 5-6 लिखते होंगे इसको, ये भी हमें पता है, ठीक है। 5-6 इसको लिखते होंगे, तो ऐसे ही सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। जैसे 20,000 फॉर्म भर गए आपके, तो 20,000 में से कितनी, जैसे अभी यहाँ पे 60 में से 5-6 लिखते हैं, ऐसे ही 20,000 में से कितने पढ़ने वाले होंगे वो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो लिखते ज़रूर रहा करिए आप लोग, क्योंकि आपके लिए ये क्लास चलाई आ रही है। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं आप लोग वो यहाँ से ले लेंगे, क्योंकि आप लोग बहुत, कुछ लोग हैं वो बहुत पिछड़ गए हैं, मतलब बहुत लास्ट में हमसे जुड़े हैं, तो उनको भी कुछ मिल जाए, इसलिए ये सभी कुछ आपके लिए ही किया गया है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आके सीख सकें, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए सीधा सीधा क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि एक सींग वाला गैंडे के लिए प्रसिद्ध कौन सा है, तो काजीरंगा है। काजीरंगा कहाँ पे है, तो असम में है, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए ये चंद्रप्रभा कहाँ पे है, चंद्रप्रभा नेशनल पार्क आपका कहाँ पे है, तो ये यूपी में ही है। यूपी में कहाँ पे है, तो चंदौली में, ठीक है। यूपी में कहाँ पे है, तो चंदौली में है, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए अगला क्वेश्चन कि मानस नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, तो मानस नेशनल पार्क भी आपका असम में ही स्थित है, ठीक है। मानस नेशनल पार्क आपका असम में ही स्थित है। आपसे गिर नेशनल पार्क पूछ लिया जाए तो गिर नेशनल पार्क आपका कहाँ पे हो जाएगा, इसको थोड़ा इधर कर दें। गिर नेशनल पार्क के बारे में आपसे पूछ लिया जाए, सबसे पहले ये क्यों प्रसिद्ध है, गिर नेशनल पार्क क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि एशियाई जो शेर होते हैं उनके लिए प्रसिद्ध है। एशियाई शेर के लिए ये प्रसिद्ध है। आपसे पूछ लिया जाए कि एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध नेशनल पार्क कौन सा है, तो गिर नेशनल पार्क है। और ये कहाँ पर है, तो ये आपका जो है वो जूनागढ़ गुजरात में हो जाएगा, ठीक है। जूनागढ़ एक जगह है ना जिसमें NRC आपकी मूंगफली की कहाँ पे है, जूनागढ़ में है, तो वही जूनागढ़ कहाँ पे पड़ता है, ये गुजरात में पड़ता है, ठीक है। आप लोग ये उम्मीद करता हूँ सब कुछ लिख लिए होंगे। अब इसमें जो है एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है वो आप लोग नोट कर लेंगे
फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा है इंडिया का? इंडिया का प्रथम नेशनल पार्क, इंडिया का प्रथम नेशनल पार्क यानी फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया कौन सा है? फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया जो है वो आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप लोग लिखते रहिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? प्रथम नेशनल पार्क इंडिया का। ठीक है, प्रथम नेशनल पार्क इंडिया का। ठीक है, ये कहाँ पे पड़ता है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो पहले बनाया गया था वो उत्तराखंड में बनता है, यूके। ठीक है, उत्तराखंड, यूनाइटेड किंगडम नहीं, यहाँ पे आप लोग पूरा लिख लेंगे उत्तराखंड में। ठीक है, दूसरा आपसे इसमें इम्पोर्टेंट जो नेशनल पार्क है वो एक नेशनल पार्क आपसे पूछा जाता है कि सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका वेस्ट बंगाल में स्थित है। ठीक है, वेस्ट बंगाल मतलब आपका पश्चिम बंगाल में ये है। ठीक है, वेस्ट बंगाल में है ये। दूसरा आपसे पूछ लिया जाता है कि दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे है? दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे है? दुधवा नेशनल पार्क, तो ये आपका हो जाएगा यूपी में। यूपी में कहाँ पे? तो लखीमपुर खीरी में। ठीक है, आप में से भी कुछ लोग होंगे लखीमपुर खीरी में के, तो पता होगा उनको, वो घूम के आए होंगे। ठीक है, लखीमपुर खीरी में। और इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? जो पृथ्वीराज रासो एक पुस्तक है ना, उसके लेखक कौन है? क्योंकि पुस्तक से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन आप लोग देख लेंगे अच्छे से। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो आपको पता है ना, चंदर बरदाई। ठीक है, आपसे पूछा जाए कल्लड़ ने क्या लिखा? तो कल्लड़ ने आपका राज तरंगिणी। ठीक है, राज तरंगिणी। ठीक है, ये किसने लिखी थी? तो ये राज तरंगिणी आप लोग नोट कर लिए ना, राज वहाँ पे सही नहीं दिखाई दे रहा है, राज तरंगिणी। ठीक है, राज तरंगिणी ये आपका हो जाएगा किसका? कल्लड़ का। और इसमें ये दोनों तो हमें भी नहीं पता है, नागार्जुन और हर्षवर्धन ने क्या लिखा है, तो आप लोग यही दोनों लिख लेंगे। ठीक है, कल्लड़ ने क्या लिखाया था? तो राज तरंगिणी, और चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज रासो। ये इंपॉर्टेंट है, ये पृथ्वीराज रासो। ठीक है, पृथ्वीराज रासो इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा? आप लोग देख सकते हैं कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन भी होते हैं आपके, ज्योग्राफी के क्वेश्चन भी होते हैं, पॉलिटी के क्वेश्चन भी होते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आपके में नहीं पूछे जाते हैं। संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा? तो आपसे पूछा जाए ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाए, ऐसे ऑप्शन आ जाए, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। ठीक है, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में संविधान तैयार हो गया था। ठीक है, संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, तो लगभग में 3 वर्ष हो गए यहाँ पे, तो 3 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एग्जैक्ट आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्या बोलेंगे? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, बाबतपुर हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो बाबतपुर हवाई अड्डा आपका बनारस में स्थित है। ठीक है, बाबतपुर हवाई अड्डा आपका बनारस में स्थित है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे छोटा महाद्वीप आपका कौन सा कहलाता है? ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप कहलाता है। और सबसे बड़ा कौन सा होता है? तो एशिया सबसे बड़ा होता है। नोट करते रहिए साथ साथ, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा होता है? तो एशिया आपका सबसे बड़ा महाद्वीप होता है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? तो समवर्ती सूची आप लोगों को पता होना चाहिए, ये कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, हमारे संविधान में कुछ चीज़ें हैं वो कहीं और देशों से ली गई हैं, तो वही आपसे पूछा जाता है यहाँ पे, समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए कि रूस से क्या लिया गया है? तो जो आपके मूल कर्तव्य है ना, आपसे पूछ लिया जाए कि मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? मूल कर्तव्य संविधान में कहाँ से लिए गए हैं? तो मूल कर्तव्य आपके कहाँ से लिए गए हैं? रूस से। ठीक है, मूल कर्तव्य अलग होते हैं और मूल अधिकार अलग होते हैं। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए कि मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? तो रूस से लिए गए। और आपसे पूछ लिया जाए कि मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? तो ये अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक है, मूल अधिकार आपसे पूछ लिया जाए कहाँ से लिए गए हैं? तो मूल अधिकार आपका अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से। ठीक है, हमने क्या बताया आपसे, जो समवर्ती सूची है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, मूल कर्तव्य जो हैं वो आपके रूस से लिए गए हैं। ठीक है, और मौलिक अधिकार जो हैं वो आपके किससे लिए गए? अमेरिका से लिए गए। ठीक है, कनाडा से क्या लिया गया है? कनाडा भी इम्पोर्टेंट है, राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक है, राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कहाँ से ली गई है? मतलब राज्य में
राज्यपाल की नियुक्ति। आप लोग पढ़े होंगे ना, अभी 8 राज्यपाल चेंज हो गए हैं कल परसों में। तो राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। ठीक है, ये सभी चीज़ आप लोग लिखते रहिए। आपसे क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है कि राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति ये कहाँ से ली गई है? तो कनाडा से ली गई है। अगला क्वेश्चन, पुलिकट झील कहाँ पर स्थित है? जो पुलिकट झील है वो कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या फिर जम्मू कश्मीर? तो पुलिकट झील जो है वो आपकी तमिलनाडु में स्थित है। ये क्वेश्चन जो है वो सभी पूछे गए हैं, आपके मॉडल पेपर है, आप करा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि आप लोगों को पता है ना कि यूपी कैडेट का पेपर तो मिलता नहीं है, तो जो पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो हम लोगों को पता चल जाता है, वहीं से आपके जो है अपनी कॉपी पे लिख के वो करा दिए गए हैं आपको। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। पुलिकट झील कहाँ पे स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि महाराष्ट्र में कौन सी झील स्थित है? तो महाराष्ट्र की लिख लेंगे आप लोग लूनर झील। ठीक है, लूनर झील। ये इसलिए ऑप्शन जितने भी हैं उसमें इसलिए करा रहे हैं, क्या पता इस बार ये ऑप्शन से ही क्वेश्चन बना लें। ठीक है, जैसे पुलिकट झील पूछ लिया इस बार, तो अगली आज इस बार पूछ लें कि लूनर झील कहाँ पर स्थित है, तो आप लोग सीधा सीधा बता देंगे महाराष्ट्र में। ठीक है, अब आप लोग एक चीज़ और यहाँ पे नोट करेंगे, जो जम्मू कश्मीर है इसमें कौन कौन सी झीलें स्थित हैं? तो इसमें आप लोग लिख लेंगे, एक डल झील है। डल झील कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में है। दूसरा आपसे पूछा जाए कि बुलर झील कहाँ पे है? तो बुलर झील भी आपकी जम्मू कश्मीर में ही है। ठीक है, बुलर झील कहाँ पे है? तो बुलर झील भी आपकी जम्मू कश्मीर में ही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ से देख लेंगे। एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछा जाता है कि कोलेरू झील कहाँ पर स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोलेरू झील। ठीक है, कोलेरू झील कहाँ पर स्थित है? कोलेरू झील कहाँ पर स्थित है? तो ये आप लोग आंसर लगा देंगे आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील स्थित है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं? तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किसको बोलते हैं? तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किसको बोलते हैं? तो आप लोग नोट कर लेंगे, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान हम जो है किसको बोलते हैं? लोकटट झील को। ठीक है, लोकटट झील को। ठीक है, लोकटट झील को। अगला क्वेश्चन देख लेंगे आप लोग, इसमें इतना इंपॉर्टेंट है, इस्पात नगरी किसको बोलते हैं? हम लोग इस्पात नगरी जो है वो जमशेदपुर को बोल देते हैं। जयपुर को क्या बोलते हैं? हम लोग क्या बोलते हैं जयपुर को? तो इसको पिंक सिटी बोल देते हैं, मतलब गुलाबी शहर इसको बोला जाता है। और क्या है, कानपुर आपके लिए चमड़ा के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है आपका। अगला क्वेश्चन देख लेंगे आप लोग यहाँ पे, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? मतलब यहाँ पे आप लोगों को पता होगा ना, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, 8 राज्य कौन कौन से हो जाएंगे? तो गुजरात, नोट कर लीजिए, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। गुजरात, 8 राज्य कौन से हैं? कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से होकर निकलती है, तो वो कौन कौन से हैं? गुजरात और आपका राजस्थान। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और आपका क्या हो जाएगा? वेस्ट बंगाल, मतलब पश्चिम बंगाल। इतने नोट कर लिए ना आप लोगों ने? नोट कर लीजिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल, और 2 आपके बचे वो क्या हो जाएंगे? त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, त्रिपुरा और एक आपका क्या हो जाएगा? मिजोरम। ठीक है, 8 राज्यों से होकर के आपकी कर्क रेखा निकलती है। तो इसमें कौन सा राज्य आपका आंसर सही हो जाएगा? गुजरात से भी जाती है, देखो हमने बताया नहीं आपको किस किस से निकलती है। गुजरात से भी निकलती है, राजस्थान से भी निकलती है, मध्य प्रदेश से भी निकलती है, लेकिन महाराष्ट्र से नहीं निकलती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछ रहा है कहाँ से नहीं गुजरती है, तो महाराष्ट्र से होकर के नहीं गुजरती है। और इस पर आपसे पूछ लिया जाए कर्क रेखा कितने अक्षांश पर है? तो हमारे जो है 23 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, 23 डिग्री 30 मिनट, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, उत्तरी अक्षांश पूरा लिखेंगे आप लोग, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग उत्तरी अक्षांश नहीं लिखेंगे, अगर 23 डिग्री 30 मिनट
दक्षिणी अक्षांश लिख देंगे आप लोग तो वो क्या हो जाएगी, मकर रेखा आपकी हो जाएगी। ठीक है, मकर रेखा, मकर रेखा का आपका अक्षांश पूछ लिया जाए तो 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, और आपसे इसमें क्या पूछा जाएगा, और ज़्यादा आपसे पूछा जाए तो ये पूछा जा सकता है कि कर्क रेखा सबसे लंबी किस राज्य से होकर निकलती है। कर्क रेखा जो है वो सबसे लंबी किस राज्य से होकर निकलती है, तो सबसे लंबी है आपकी, सबसे लंबी किस राज्य से होकर निकलती है, तो मध्य प्रदेश से। ठीक है, सबसे लंबी कर्क रेखा किस राज्य से होकर निकलती है, तो मध्य प्रदेश से। और सबसे छोटी किस राज्य में है कर्क रेखा, तो राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में। और आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। पोलो खेलते वक्त किसकी मृत्यु हुई थी, पोलो खेलते वक्त किसकी मृत्यु हुई थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की। ठीक है, पोलो खेलते समय, पोलो एक गेम होता है जो घोड़े पर जो चढ़कर शायद खेला जाता है, तो वो जब खेल रहा था कुतुबुद्दीन ऐबक तो गिर के उसकी मृत्यु हो गई थी 1210 में। ठीक है, ये नहीं पूछा जाएगा सन, आप लोग ऐसे ही लिख लेंगे। फरीद किसका वास्तविक नाम है, जो फरीद है वो किसका वास्तविक नाम है, ये पूछा गया है, तो ये शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। रामतनु पांडे किसका मूल नाम था, रामतनु पांडे किसका मूल नाम था, तो तानसेन का मूल नाम क्या था आपका, रामतनु पांडे। ठीक है, तानसेन का अगर जन्म स्थान पूछ लिया जाए कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तानसेन का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो ग्वालियर में हुआ था। ठीक है, ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और क्या पूछा जाएगा आपसे कि नाना साहब का, अगला यहाँ पे ऑप्शन क्या है, नाना साहब का मूल नाम क्या था, तो नाना साहब का मूल नाम जो है वो, या बचपन का नाम कैसे भी पूछ लिया जाए तो आप लोग क्या लगाएंगे, धौंदू चंद। ठीक है, धौंदू चंद। ठीक है, धौंदू चंद, आप लोग नोट करते रहिए सब लोग। ठीक है, धौंदू चंद पंत। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। आपसे पूछ लिया जाए बीरबल का जो बचपन का नाम था वो क्या था, तो महेश दास। ठीक है, बीरबल का महेश दास। ठीक है, महेश दास। आपसे पूछ लिया जाए कि टाटिया टोपे जो है इनका बचपन का नाम क्या था, तो इनका बचपन का नाम आप लोग नोट कर लेंगे। जो तात्या टोपे हैं इनका बचपन का नाम क्या था, तो इनका नाम नोट करेंगे आप लोग, रामचंद पांडुरंगा। ठीक है, पांडुरंग। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए कि लक्ष्मीबाई का जो है, जो रानी लक्ष्मीबाई थी ना, उनका जो है नाम क्या था, एक बार पूछा गया है। ठीक है, लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था, लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था, तो आप लोग इसको नोट कर लेंगे। एक तो मनु था इनका नाम। ठीक है, मनु, और एक क्या था, मणिकर्णिका। ठीक है, मणिकर्णिका, ये तो इनके ऊपर एक मूवी भी बन चुकी है, मणिकर्णिका। और मनु किसके बचपन का नाम था, तो लक्ष्मीबाई के। तेजाब, यहाँ पे अब क्वेश्चन केमिस्ट्री के शुरू हो गए, लेकिन लास्ट में कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और बचे हैं, वो जीएस के रखे गए। नमक का तेजाब क्या है, ठीक है, नमक का तेजाब इसमें क्या है, तो HCl नमक का तेजाब हम इसको बोल देते हैं। ठीक है, HCl को हम लोग नमक का तेजाब बोल देते हैं। और HNO3 को इसको नोट कर लेंगे। आपसे पूछ लिया जाए कि सोरे का तेजाब क्या होता है, सोरे का तेजाब, सीधे सीधे आपसे पूछ लिया जाता है सोरे का तेजाब क्या होता है, तो सोरे का तेजाब आप लोग लगा देंगे, HNO3 को बोलते हैं। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए अगला क्वेश्चन कि एल्यूमिनियम कार्बाइड का सूत्र क्या होता है, तो एल्यूमिनियम कार्बाइड का सूत्र आपका क्या हो जाएगा, Al4C3। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। Aln में एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी होती है, तो आप लोगों को पता होगा ना, संयोजकता वगैरह निकालना जानते होंगे आप। ठीक है, जब फॉर्मूला वगैरह लगाएंगे आप लोग तो जो है संयोजकता कितनी होती है इसमें, Al पे कितना आयन होता है, तो प्लस का 3 आयन होता है, और नाइट्रोजन के कितना होता है, तो माइनस का 3 आयन होता है। तो ऐसे जब आप लोग इसको निकालेंगे ना, इसकी जो संयोजकता वगैरह आप लोग निकालना जानते होंगे हमारे हिसाब से। अगर नहीं जानते तो आप लोग कमेंट करेंगे तो हम वहाँ पे बता देंगे। इसका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। ठीक है, मतलब Aln में एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी हो जाती है, 3 हो जाती है। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा गया है कि एक धातु के सल्फेट का सूत्र M2SO4 का होल थ्राइस है, तो धातु फॉस्फेट का सूत्र कितना होगा। ठीक है, धातु फॉस्फेट का सूत्र यहाँ पे पूछ लिया गया है, तो आप लोग इसको निकालना जानते हैं ना कि M2SO4। ठीक है, M2SO4 गिव्स आउट क्या है, M2 प्लस SO3 यहाँ पे बाहर है, तो 3 यहाँ पे लिख जाएगा, SO4 यहाँ पे लिख जाएगा। तो ऐसे करके ये फॉर्मूला निकाले जाते हैं। अगर आप लोगों को ये निकालना नहीं आते हैं तो आप लोग हमको बता सकते हैं। ठीक है, तो आपको किसी दिन एक्स्ट्रा क्लास लेकर के ये सिखा दिया जाएगा, क्योंकि ये एक अलग टॉपिक है।
ये हम लोग अगर सूत्र निकालना आपको सिखाएंगे तो कम से कम 20 मिनट, 15 से 20 मिनट आपको लग जाएंगे। इसलिए यहाँ पे ये सूत्र निकालना नहीं सिखाएंगे हम, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। आज हम जो है वो मॉडल पेपर करा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए रख दिए गए हैं। तो आप लोग इसका केवल सीधा सीधा आंसर लिख लेंगे M3PO4 का होल ट्वाइस। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। ये सभी क्वेश्चन जो है आज के पूछे गए हैं। डाल्टन के अनुसार द्रव्य छोटे छोटे कणों में मिलकर बना होता है, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। ठीक है, परमाणु बोलते हैं, यानी एटम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, अणुभार और बाष्प घनत्व में संबंध क्या होता है? तो इसका संबंध आपका हो जाएगा अणुभार इक्वल टू 2 इंटू बाष्प घनत्व। ठीक है, वॉल्यूम जो है बाष्प घनत्व। अगला क्वेश्चन देख लेंगे आप लोग। क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन की संख्या, क्लोरीन माइनस, अब हमने आपको बता ही दिया था। ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है ना, फर्स्ट क्लास का बच्चा भी इसको बता देगा। आप लोग नहीं बता पाएंगे तो आप लोग देख सकते हैं कैसे आप लोग कितने पानी में हैं, क्योंकि फर्स्ट क्लास का बच्चा जो होगा वो भी इसको बता देगा। क्लोरीन पे माइनस चार्ज लगा दिया है, तो इस पर आयन कितना होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगी इस पर, ये पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। ठीक है, अगर जो आप लोगों को ये भी बताया गया है कि माइनस चार्ज लगाओ तो एक ऐड हो जाता है, अगर प्लस चार्ज लगाओ तो एक निकल जाता है। तो 17 और एक कितना हो गया, 18 हो गया। तो 18 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी भी कुछ लोग नहीं समझे तो समझ लेंगे। यहाँ पे जो क्लोरीन होता है, आप लोगों को ये पता होना चाहिए इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, मतलब परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो परमाणु क्रमांक हमें पता है इसका 17 होता है। ठीक है, अब आपसे हमने क्या बताया कि अगर यहाँ पे Cl माइनस, अगर माइनस यहाँ पे आ गया तो इसमें एक जुड़ जाता है, मतलब जितने भी माइनस लगाएंगे, जैसे Cl पे 3 माइनस लगा दिए तो 3 इसमें ऐड हो जाएंगे। अगर Cl 3 माइनस लगे होते यहाँ पे तो 17 प्लस 3 कर देते हम लोग, तब 20 आंसर आ जाता। अगर यहीं पे Cl प्लस 1 होता तो हम लोग इसको माइनस कर देते, मतलब 17 में से 1 हटा देते तो 16 आ जाता। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। ऐसे क्वेश्चन अगर आप लोग कंपटीशन में गलत करेंगे तो आप लोग बहुत पीछे चले जाएंगे, इसलिए इसको निकालना सिखा दिए। ठीक है, इसमें जो है 1 मिनट का टाइम लगता है निकालने में, सिखाने में, इसलिए आपको सिखा दिए। जो क्वेश्चन वैसे क्वेश्चन थे पीछे वाले, उनमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो Cl माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। Mg प्लस Mg में इसके Mg पे 2 प्लस चार्ज यहाँ पे लगा दिए हैं। ठीक है, Mg में 2 प्लस के चार्ज लगा दिए। अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम का जो है एटॉमिक नंबर कितना होता है। एटॉमिक नंबर आपको पता होगा ना, सोडियम का 11 होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है। तो इसमें जो है आपके कितने इलेक्ट्रॉन बचे, आप लोगों हमने पीछे बताया कि जिसका जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब बाहर से हमने 2 प्लस कर दिए, मतलब 2 घटा दिए, तो 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 10। तो 2,8 ये आपका, इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन ऐसे ही तो भरते हैं 2,8 करके, क्योंकि अगर आप लोग 1s2 2s2 2p6 करके भरेंगे 2p6 तो दूसरे में कितने आए, 8 ही तो आए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अपवाह नियम के अपवाद कौन से हैं? तो क्रोमियम और कॉपर अपवाद हैं इसके। आपसे अगर क्वेश्चन में ऐसे दे दिया जाए कि क्रोमियम का सभी लोगों को एटॉमिक नंबर पता होगा, लिख लेंगे, नहीं पता है तो 24, कॉपर का कितना है तो 29। कभी कभी पूछ लेता है कि कितने एटॉमिक नंबर वाला जो एलिमेंट होता है वो अपवाह के नियम का अपवाद होता है, तो 24 और 29। ठीक है, इसमें जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे होगा, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होगा। जो क्रोमियम होता है इसका 24 होता है ना, तो इसमें जो लास्ट में हम लोग भरेंगे तो 4s1 और 3d कितना आएगा, 3d5। ठीक है, ऐसे आप लोग नोट कर लीजिए। और जो 29 वाला है, पिछली क्लास में हमने आपको ये सब कुछ निकालना भी सिखाया था। ठीक है, आप लोगों को ध्यान होगा तो आप लोग कर लेंगे। अब इसमें कितना हो जाएगा 29 वाले में, 4s1 और 3d10। ठीक है, 3d10। अपवाद कैसे हो गया, क्योंकि आप लोगों को पता होगा ना, हमने पहले ही बताया था कि S जो होता है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे 1 भरा जा रहा है, इसमें भी 1 भरा जा रहा है, इसमें भी 1 भरा जा रहा है, इसलिए ये दोनों इसके क्या हो गए, अपवाद हो गए। अगला क्वेश्चन देख लेंगे आप लोग। कौन से समस्थानिक हैं, आइसोटॉप कौन सा है? आइसोटॉप आप लोगों को पता होगा, मतलब समस्थानिक मतलब आइसोटॉप। ठीक है, आइसोटॉप आप लोगों को पता होगा जिसका एटॉमिक नंबर समान होता है और जिसका एटॉमिक वेट असमान होता है, वो क्या होते हैं, आइसोटॉप होते हैं। मतलब जिनका परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन परमाणु भार अलग अलग हो, तो उसको हम लोग समस्थानिक कहते हैं। तो इसमें परमाणु क्रमांक किस किस का समान होगा, सोडियम मैग्नीशियम का अलग अलग है, हाइड्रोजन हीलियम का अलग अलग है, पोटेशियम कैल्शियम का अलग अलग है, लेकिन हाइड्रोजन का एक ही है। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। पोटेशियम धातु की आवर्त संख्या कितनी होती है? पोटेशियम की धातु की
आवर्त संख्या कितनी होती है। तो पोटेशियम का आप लोगों को आवर्त निकालने के लिए एक चीज़ यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए, इसका एटॉमिक नंबर 19 होता है। अब इसका आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन करेंगे, जैसे पिछली बार हमने सिखाया था 1s2 2s2 2p6 3s2, 19 इलेक्ट्रॉन भरने हैं केवल, और 3p6 एक बचा ना, आपका एक ही बचा है अब, तो 4s1, ठीक है 4s1, क्योंकि 3p6 के बाद 4x1 आएगा, उसके बाद 3d पे नंबर लगाते हैं हम लोग, ठीक है, पिछली क्लास में बता चुके हैं ये सभी चीज़। तो इसमें 2 2 4 और 6 10, इसमें 2 भरे हैं ना, 2 2 4 और 6 10, और 2 12 6 18 और 1 19, मतलब अब n का मान जितना होता है वही उसका पीरियड नंबर होता है। n क्या है यहाँ पे, यहाँ n1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ पे 4, तो n का मान कितना हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा 4 n का मान है, तो 4 ही इसका एटॉमिक जो आपका पूछा गया है, आवर्त संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको निकालना सीख गए होंगे। इसमें कुछ नहीं है, आप लोग केवल पोटेशियम जैसे धातु दे रखी है ना, तो पोटेशियम का आप लोगों को एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालना आना चाहिए, तो आप लोग इसको लगा देंगे, ठीक है। आप लोग देख पा रहे होंगे कैसे क्वेश्चन हैं, और ऐसे क्वेश्चन अभी तक हम बहुत करा चुके हैं, तो आप लोग देख लेंगे जितने हमने क्वेश्चन बताए हैं फंसाने के लिए वो फंस रहे हैं या नहीं फंस रहे हैं। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, कौन सा मिश्रण है, तो शहद मिश्रण है, ये तो सभी लोगों को पता है, ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, आप लोग इसको ध्यान से रखेंगे। ऊर्ध्वपातन का उदाहरण कौन सा है, तो ऊर्ध्वपातन का उदाहरण आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऊर्ध्वपातन का उदाहरण क्या हो जाएगा, बल्ब का जलना, दूध से दही बनना, लोहे का चुंबक बनना, या नौसादर को गर्म करना। तो ऊर्ध्वपातन का आप लोगों को पता होगा ना, ऊर्ध्वपातन क्या होता है, जो सॉलिड से सीधा गैस में चेंज हो जाए, ठीक है, सॉलिड से गैस बनना, मतलब ये लिक्विड नहीं बनेगा, यही होता है शायद ऊर्ध्वपातन, हाँ यही होता है। तो नौसादर को गर्म करना ये आपका ऊर्ध्वपातन का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। और आपका क्या पूछा गया है इसमें, बल्ब का जलना, ठीक है, बल्ब का जलना, और बल्ब का जलना आपका कैसा चेंज है, तो ये फिजिकल चेंज है, ठीक है, फिजिकल चेंज है। दूध का दही बनना ये आपका केमिकल चेंज है, ठीक है, केमिकल चेंज है। लोहे का चुंबक बनना ये भी आपका जो है कौन सा चेंज हो जाएगा, लोहे का चुंबक बनना, लोहे का चुंबक बनना कैसा आपका हो जाएगा चेंज, तो ये आप लोग कमेंट करके बता देना। भौतिक परिवर्तन क्या है, भौतिक परिवर्तन इनमें से कौन सा है, लोहे में जंग लगना, पदार्थों का सड़ना, शरबत का बनना, या फिर भोजन का पचना। तो हमने आपको क्या बताया था, जो भौतिक परिवर्तन होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब भौतिक परिवर्तन जो है वो कैसे हम आप लोग ये समझ सकते हैं कि ये भौतिक परिवर्तन है या नहीं है भौतिक परिवर्तन। तो आप लोग केवल एक चीज़ इसमें ध्यान रखेंगे और समझ जाएंगे कि भौतिक परिवर्तन है ये या फिर आपका रासायनिक परिवर्तन है ये। तो आप लोग केवल एक चीज़ ध्यान रखेंगे, वो क्या ध्यान रखेंगे, जिन लोगों ने लिख लिया वो अच्छी बात है, जिन लोगों ने नहीं लिखा है वो लोग लिख लेंगे। जो चीज़ जैसे आपका, जैसे यहाँ पे कोई चीज़ है, ए चीज़ है पुरानी चीज़, ठीक है, यहाँ से ये बी बन गई, ठीक है, बी बन गई, ठीक है। तो अब आप लोग क्या समझेंगे इसमें, भौतिक परिवर्तन है या नहीं है, मतलब ए कोई वस्तु है, ठीक है, जैसे आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे मान लो, क्या मानेंगे आप लोग, जैसे यहाँ पे इसी में से एक ऑप्शन ले रहे हैं ये, ठीक है, ये ऑप्शन ले रहे हैं भोजन का पचना, ठीक है, भोजन का पचना या पदार्थों का सड़ना, ये ले रहे हैं, ठीक है, पदार्थों का सड़ना, ठीक है, मतलब यहाँ पे है पदार्थ, ठीक है, पदार्थ है, जैसे मान लो रोटी है, ठीक है, मतलब हमने आपको क्या बताया, यहाँ पे कोई ए चीज़ है, ये बी में कन्वर्ट हो गई, ठीक है, सही से यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, थोड़ा समझ लेंगे तो हर एक आंसर आपका सही हो जाएगा भौतिक और केमिकल चेंज में। ए यहाँ पे एक पहली वस्तु थी, ये चेंज हो गई किसमें, बी में। अब आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि ए जो चेंज हुआ बी में, तो ये कौन सा चेंज है, भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है, मतलब फिजिकल चेंज है या फिर केमिकल चेंज है। तो अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे ये हमने मान लिया ए क्या था, रोटी थी, ठीक है, रोटी थी, और बी क्या बन गई, ये सड़ गई, ठीक है, सड़ गई, मतलब रोटी का सड़ना ये कैसा चेंज है। अब आपसे पूछ लिया जाए तो आप लोग क्या बताएंगे इसको, ये जो है वो रासायनिक परिवर्तन है। कैसे रासायनिक परिवर्तन है, तो जैसे ये चीज़ सड़ गई है, रोटी मान लो सड़ गई है, अब आप लोगों से ये पूछा जाए कि सड़ी हुई रोटी को आप लोग खाने लायक बना सकते हैं दोबारा, नॉर्मल प्रोसेस में सड़ी हुई रोटी को खाने लायक बना सकते हैं आप लोग। जैसे आपके यहाँ कोई रोटी सड़ गई और उसको खिलाया जाए तो आप लोग खा सकते हैं, नहीं खा सकते।
तो वही आपका जो चीज़ जो लास्ट में बन गई और उसको हम लोग पहले जैसा नहीं बना सकते हैं तो वो केमिकल चेंज हो जाता है, ठीक है, केमिकल चेंज हो जाता है। दूसरा आप लोग समझ लेंगे, जैसे यहाँ पे दही है, ठीक है, यहाँ पे दूध है, ठीक है, यहाँ पे दूध है, यहाँ पे दही है, ठीक है, दही, ठीक है। अब आपसे कहा जाए कि आप लोग दही से दूध बना दीजिए, तो क्या आप दूध से जो है दही से दूध बना लेंगे? दही से दूध बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे? तो आप लोग कहेंगे कि हम जो दही है उससे दूध हम लोग नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो जो चीज़ मूल चीज़ ना बने दोबारा, मतलब मूल चीज़ में चेंज हो जाए और वो दोबारा नहीं बन सके, जैसे दूध एक मूल चीज़ है, दूध किस में चेंज हो गई? तो दही में चेंज हो गई, ठीक है, दूध किस में चेंज हो गया? दही में चेंज हो गया। तो ये कैसा परिवर्तन हो गया? रासायनिक परिवर्तन हो गया, ठीक है। कैसे पता चला रासायनिक परिवर्तन हो गया? तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि हमने क्या बताया कि जो चीज़ बन गई है उसको दोबारा उसमें कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं तो रासायनिक, कर सकते हैं तो भौतिक, ठीक है। जैसे आपसे कहा जाए यहाँ पे एक आप लोग और एग्जाम्पल लेंगे, जैसे पानी से बर्फ़ का बनना, ठीक है, पानी से बर्फ़ बन गई, तो आप लोगों से बोला जाए कि आप लोग बर्फ़ से पानी बना सकते हैं या नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बना सकते हैं। तो ये आपका कौन सा चेंज हो गया? तो ये आपका फिजिकल चेंज हो गया, ठीक है, फिजिकल चेंज हो गया। ऐसे ही आपसे पूछा जाए कि पानी है यहाँ पे शरबत है, ठीक है, पानी से शरबत बनना या शरबत का बनना कुछ भी, तो शरबत से आप लोग क्या करेंगे? जैसे शरबत किसका बनता है? यहाँ पे ऑप्शन किसका सी सही होगा, ठीक है, शरबत का बनना, ये आपका भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। मतलब शरबत आप बनाएंगे तो शरबत चीनी का ही तो बनता है ना, तो चीनी से अगर आप लोग शरबत बनाएंगे तो बन जाएगा। अगर आप लोग शरबत को फिर दोबारा गर्म करेंगे तो उसमें चीनी भी हमको मिल जाएगी, ठीक है, चीनी भी हमको मिल जाएगी। इसलिए ये क्या है, समझ गए होंगे आप लोग, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। रासायनिक परिवर्तन क्या है तो यही हमने आपको बता दिया। अब आप लोग बताइए, इसमें बल्ब आप लोग जला देंगे तो क्या आप उसको बंद नहीं कर पाएंगे? उसको बंद कर देंगे तो ये आपका कैसा चेंज हो गया? भौतिक चेंज है ये, ठीक है। पदार्थों का पिघलना, तो ये भी आपका भौतिक परिवर्तन है। विलयन बनना ये भी भौतिक है। लेकिन पदार्थों का जलना, अगर आपने कागज़ जला दिया, मान लो कागज़ आपने जला दिया, तो आप लोग फिर दोबारा कागज़ बना पाएंगे? तो नहीं बना पाएंगे। इसलिए आप लोग ऐसे ही इसको लगा सकते हैं, तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं जाएगा। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था? तो लेवोसिए ने दिया था। द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपका किसने दिया था? लेवोसिए ने दिया था। बोरेक्स में जल के अणु कितने होते हैं? तो बोरेक्स, ऐसे ही क्वेश्चन सभी आपके पूछे गए हैं, तो बार बार हमें बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग लास्ट में जुड़ते हैं या बीच में जुड़ते हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, शुरुआत से जुड़ करके क्लास देखेंगे तो उनका कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा किसी भी तरह का। बोरेक्स में जल के अणु कितने होते हैं? तो बोरेक्स में जल के अणु की संख्या कितनी होती है? 10 होती है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को बोरेक्स का फॉर्मूला अगर नहीं पता होगा तो आप लोग नहीं कर पाएंगे। तो बोरेक्स का फॉर्मूला आप लोग लिखिए Na2B4O7, ठीक है, Na2B4O7.10H2O, ठीक है, लिख लिए होंगे आप लोग। Na2B4.10H2O ये किसका फॉर्मूला होता है? तो बोरेक्स का फॉर्मूला होता है। बोरेक्स को ही हम लोग क्या बोल देते हैं? सुहागा, ठीक है, सुहागा, ठीक है। सुहागा का फॉर्मूला क्या होता है या बोरेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? Na2B4O7.10H2O। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, पीओपी में जल के अणुओं की संख्या कितनी होती है? तो पीओपी में जो जल के अणु होते हैं वो कितने होते हैं? आधे होते हैं, ठीक है। पीओपी का फॉर्मूला आप लोग लिख लेंगे तो खुद समझ जाएंगे। जो पीओपी होता है, पीओपी मतलब क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये आप लोग लिख लेंगे, इसका फुल फॉर्म प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका फॉर्मूला क्या है? CaSO4.12H2O, ठीक है, .12H2O, मतलब CaSO4.12H2O ये किसका फॉर्मूला होता है? पीओपी का फॉर्मूला होता है। अगर ऐसा अगर आपको ऑप्शन नहीं दिया है तो आप लोग इसको CaSO4 और .12H2O इसको और कैसे लिख सकते हैं? तो CaSO4 का होल ट्वाइस .H2O ऐसा भी आप लोग लिख सकते हैं। तो दोनों तरह का आप लोग इसमें नोट कर लेंगे, जिससे कि आपको ये नहीं देखना पड़े कि ये है या नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे आप लोग। यहाँ पे सफ़ेद कशिश क्या है? इसमें सफ़ेद कशिश जो है वो क्या है? H2SO4 Fe2SO4.7H2O। आपसे ये क्वेश्चन देख लो कैसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है, आप लोगों को तैयारी करने में थोड़ा हेल्पफुल होगा, इसलिए आज हम ऐसे क्वेश्चन आपको मॉडल पेपर करा दे रहे हैं। सफ़ेद कशिश कैसा है? जो आपको पता है ना, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, और आपसे पूछ लिया जाए, इसका पहले आंसर लगाएंगे। सफ़ेद कशिश आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, ZnSO4.7H2O, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाए कि हरा थोथा कौन सा है? इसमें ये आपका हरा थोथा है, Fe2SO4.7H2O, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हरा थोथा, हरा थोथा,
था। ठीक है, और आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछ लिया है, ये क्या है, CuSO4.5H2O, CuSO4.5H2O, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नीला तोता या फिर नीला तोता या फिर इसको और क्या बोल देते हैं, तूतिया भी इसको बोल दिया जाता है, तूतिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे आप लोग। आइंस्टीन के ऊर्जा समीकरण, तो E = mc² हो जाएगा। क्वांटम संख्याएं कितने नंबर की कितने होते हैं, तो 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, एक तो आपकी मुख्य क्वांटम संख्या होती है। ठीक है, पहली क्या होती है, मुख्य क्वांटम संख्या होती है। दूसरी आपकी कैसी होती है, दिगंशी क्वांटम संख्या होती है, दिगंशी क्वांटम संख्या होती है। और तीसरी आपकी क्या होती है, तो चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है। इंग्लिश मीडियम वाले भी अभी सुनेंगे, चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है। और जो चौथी है वो आपकी चक्रण क्वांटम संख्या होती है। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और आपका जो है एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, 4 होते हैं। मुख्य आपकी मुख्य जो है क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और आपकी जो है चक्रण क्वांटम संख्या। ठीक है, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक और आपकी जो है स्पिन क्वांटम नंबर। अगला क्वेश्चन, एटॉमिक नंबर की खोज किसने की थी, तो मोजले ने इसकी खोज की थी। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, तो फ्लोरीन की होती है। सबसे कम किसकी होती है, तो सीजियम की सबसे कम होती है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे आप लोग, रॉक साल्ट किसे कहते हैं, तो रॉक साल्ट हम लोग NaCl को ही कहते हैं। इसको ही हम लोग खाने वाला नमक कहते हैं। ठीक है, NaCl को हम लोग क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, खाने वाला नमक किसको बोलते हैं, तो NaCl को ही बोल देते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, NaCl को ही इसका बोल देते हैं। अगला क्वेश्चन, जले हुए प्लास्टर का सूत्र क्या होता है, जले हुए प्लास्टर का सूत्र क्या होता है, तो CaSO4। ठीक है, CaSO4 जले हुए प्लास्टर को हम लोग बोल देते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेंगे आप लोग, भारत का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन किसे कहा जाता है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन किसको कहा जाता है, तो 1857 की क्रांति को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन इसमें से आप लोग नोट कर लेंगे, जो चोरी चोरा कांड हुआ था ये कब हुआ था, तो 5 फरवरी 1922 को हुआ था। 5 फरवरी 1922 को हुआ था। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो चोरी चोरा जो कांड था वो कब हुआ था, 5 फरवरी 1922 में ये हुआ था। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि जो पुलिस वाले थे 20-22 पुलिस वाले लगभग जला दिए गए थे। ठीक है, तो इसी के जो आपका इसी जब ये जो इन्होंने ऐसा किया, मतलब इंडिया वाले जो गरम दल के थे उन्होंने शायद ऐसा किया था, इसलिए जो महात्मा गांधी वगैरह थे वो इनको अच्छा नहीं लगा। इनको जो है इन्होंने फिर असहयोग आंदोलन इसी समय इन्होंने वापस ले लिया था। ठीक है, असहयोग आंदोलन जो था वो उन्होंने इसी समय वापस ले लिया था। और इसके कुछ समय बाद, मतलब 4-5 दिन बाद इसके जो गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, मतलब इनको 6 साल की जेल हो गई थी। ठीक है, 6 साल की इनको जेल हो गई थी। और ये येरबादा जेल, जो पुणे की येरबादा जेल है कोई, उसमें ये रहे थे जाके। ठीक है, इन्होंने येरबादा जेल को क्या बोला है, तो मंदिर बोला है इन्होंने। ठीक है, जो इसमें जो रहे थे ये, उसको इन्होंने मंदिर बोला था। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें हैं वो आप लोग जानते रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, चंपारण कहाँ पे पड़ता है, तो चंपारण बिहार में पड़ता है। ठीक है, चंपारण बिहार में पड़ता है। गांधी जी अफ्रीका से कब लौटे, तो 9 जनवरी 1915 को ये अफ्रीका से लौटे थे। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, यही जो है असहयोग आंदोलन की बात कर रहे थे अभी हम। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई थी। ठीक है, 1 अगस्त 1920 को ही गंगाधर तिलक जो थे उनके मृत्यु हुई थी। ठीक है, गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी इसी दिन। तो ये जो असहयोग आंदोलन हुआ था वो ज़्यादा पहले दिन नहीं चल पाया था, क्योंकि सभी लोग गंगाधर तिलक के जो शोक वगैरह मना रहे थे। ठीक है, तो आपसे पूछ लिया जाए कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो 1 अगस्त 1920 में ये शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी का नेतृत्व किसने किया था, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी का नेतृत्व किसने किया था, तो हिटलर ने किया था। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ है, तो 1914 से 1918 तक हुआ है प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, 1900 ये फर्स्ट है। ठीक है, फर्स्ट विश्व युद्ध की बात कर रहे हैं, 1914 से 1918 तक हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो प्रथम बैठक संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया आपसे पूछा गया है,
संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से ली गई है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। अमेरिका से क्या लिया गया है? तो मूल अधिकार आपसे जो मूल अधिकार होते हैं ना, वो आपके अमेरिका से लिए गए हैं। और राष्ट्रपति पर महाभियोग, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ से लिया गया है? महाभियोग कहाँ से लिया गया है? तो ये आपका जो है वो अमेरिका से ही लिया गया है। आपसे पूछा जाए कि इंग्लैंड से क्या लिया गया है? तो नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब आपके जो है वो किसके क्वेश्चन है? ये 5 मिनट लगेंगे, 2 मिनट नहीं, 5 मिनट लगेंगे। इसका केवल आप लोग आंसर लिखते रहिए, 5 मिनट भी नहीं, 2 मिनट ही लगेंगे। इसका केवल आप लोग आंसर लिख लेना बस, ठीक है। और इसमें जो याद हो जाए वो याद कर लेना, क्योंकि ये जेनेटिक्स के क्वेश्चन है और जेनेटिक्स भी आपसे पूछ ली जाती है, इसलिए, ठीक है, जेनेटिक्स भी आपसे पूछ ली जाती है, तो वो भी हम यहाँ पे करा रहे हैं। कोशिका में एटीपी के रूप में, कोशिका में एटीपी के रूप में ऊर्जा बनती है। एक बार सभी लोग कमेंट कर देंगे जिससे हम पीडीएफ उनको प्रोवाइड कर सकें अभी, ठीक है। एक बार सभी लोग कमेंट कर देंगे और चलिए पहले आंसर देख लीजिए, उसके बाद लास्ट में कमेंट करना, ठीक है। लास्ट में सभी लोग कमेंट करेंगे, 2 मिनट बाद कमेंट करेंगे, अभी आप लोग कमेंट नहीं करें, 2 मिनट बाद कमेंट करना, ठीक है। कोशिका में एटीपी के रूप में ऊर्जा कहाँ पे बनती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है। सभी लोग इसमें आंसर लगाते चलिए, जैसे 50 का ए है हमने लगा दिया, 50 का बी लगा दिया, तो आप लोग अपनी कॉपी में 50 का बी लिख लें, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गुणसूत्र में कौन सा आनुवंशिक पदार्थ है? क्योंकि कल कुछ लोग बोल रहे थे ना कि जल्दी करा दिए, तो गुणसूत्र में कौन सा आनुवंशिक पदार्थ है? डीएनए, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे, पौधे द्वारा जल अवशोषण की दर कम हो जाती है, कम हो जाती है मतलब पोटेशियम, ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मल्टी लाइनों का विकास जिन बीजों को बराबर मात्रा में मिलाकर किया जाता है वे कौन से हैं? तो आनुवंशिक असमान लाइन, ठीक है, आनुवंशिक असमान लाइन। अगला क्वेश्चन, सेल्फ कंपैटिबिलिटी विकास में सहायक है, सेल्फ कंपैटिबिलिटी विकास में सहायक है तो शुद्ध वंशक्रम प्रजाति के, शुद्ध वंशक्रम प्रजाति के। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, लिंग संलग्नता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो टी.एच. मॉर्गन ने, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन, न्यूक्लिक अम्ल सबसे पहले पृथक किसने किया? 56 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मायसर ने, ठीक है, मायसर ने, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, 57 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य में सामान्य मादाएं होती हैं, मनुष्य में सामान्य मादाएं होती हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संदमनी जीन क्रिया, संदमनी जीन क्रिया में अनुपात मिलता है, तो ये अनुपात कहाँ कितना होता है? 13:3 का होता है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, जल के आधे मोल का भार कितना होता है? तो जल के आधे मोल का भार आपका 0.9 ग्राम, जो 9 भाग होता है, ठीक है। और कौन सा कोशिका अंग आत्महत्या की थैली के बोलते हैं? तो ये तो सभी लोगों को पता होगा, लाइसोसोम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फसल स्त्री पूर्वपता मतलब प्रोटोगायनी प्रकृति की है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाजरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वंशावली चयन विधि उपयोग की जाती है, ऑप्शन नंबर सी को आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस फसल की जीनियाँ पाई जाती है? किस फसल में जीनियाँ पाई जाती है? तो मक्का, बाजरा और चावल। किस फसल में मेटा जीनियाँ पाई जाती है? 64 नंबर, तो खजूर में। अगला क्वेश्चन, गुणसूत्र बने होते हैं, 65 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग न्यूक्लियो प्रोटीन से, ठीक है, न्यूक्लियो प्रोटीन से। अगला क्वेश्चन, एक्सान व एंट्रॉन शब्दों का संबंध है, एक्सान और एस्ट्रॉन जो है शब्दों का संबंध है स्प्लिट जीन से। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, 2n-1 की दशा किस में पाई जाती है? तो डबल मोनोसोमिक में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, आनुवंशिकता के जनक कौन है? तो आपके ग्रेगर जॉन मेंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का, 2n+2 दशा किस में पाई जाती है? तो टेट्रासोमिक में इसकी दशा पाई जाती है। लास्ट क्वेश्चन, डीएनए के एक जेनेटिक पदार्थ है, ये किसने दिया था? तो ये ग्राफियंस ने दिया था, ठीक है। आपका लास्ट तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को ये तो पता ही होगा, ये हमारा जो है सुपर 20 बैच चल रहा है। अब एक बार सभी लोग कमेंट कर देंगे जिससे कि हमें पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिए और जिससे आपको पीडीएफ मिल जाए इसकी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास आज अच्छी लगी होगी। आज की क्लास में जो शुरुआत के जो 50 क्वेश्चन थे ना, 50 क्वेश्चन वो सभी आपके एग्ज़ाम में आए हुए थे, ठीक है। तो लास्ट तक जो जुड़े होंगे, लास्ट तक जो जुड़े हैं उनको अभी पीडीएफ इसका मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए आप लोग जो है मैसेज नहीं करेंगे, ठीक है।
जो न्यू स्टूडेंट जुड़ते हैं वो भले मैसेज कर सकते हैं, लेकिन आप लोग मैसेज नहीं करेंगे। आप लोगों को जो PDF है वो अभी आपको मिल जाएगी 11 बजे तक, ठीक है। रात में अभी आपको PDF इसकी 11 बजे तक मिल जाएगी, ठीक है। आप लोग मैसेज नहीं करेंगे और PDF जो है वो हमारी जिम्मेदारी है। जो लोग लास्ट तक अभी कमेंट किए हैं उनको हम लोग PDF इसका दे देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आपका लास्ट तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो मिलते हैं अब आपको जो है कल, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।